नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट के पूर्ण विकास पर छिड़े घमासान की, सिस्टम की नाकामयाबी के आगे दम तोड़ते होनहार इंजीनियर की, फिर बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की और अंत में बात बिहार के छोटे सरकार की। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने किया नामांकन, शाह, गडकरी, राजनाथ रहे मौजूद। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, 10 मजारों को बुलडोजर ने किया ध्वस्त। वाराणसी में पाल समाज का प्रदर्शन, मणिकर्णिका जा रहे लोगों की पुलिस से हुई झड़प। दिल्ली पहुंचे यूएई राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने की मुलाकात। युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली सिस्टम की पोल, दम घुटने से हुई मौत। बीजापुर में 4 महिलाओं समेत 6 माओवादी, ढेर हथियार और विस्फोटक बरामद। बीजेपी जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती, बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। उत्तराखंड विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला, आईसीयू में चल रहा इलाज। सोने चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 324 अंक टूटा, निफ्टी 25,600 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। अविनाशी काशी की वो धरती जहां मृत्यु को सब माना जाता है और जहां चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, लेकिन आज वो एक बड़े सियासी और वैचारिक संघर्ष का केंद्र बन चुकी है। मणिकर्णिका घाट, जिसे भगवान शिव के प्रिय महाशमशान के रूप में पूजा जाता है, वहां चल रहे मणिकर्णिका कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक तरफ बुलडोजर की गूंज है तो दूसरी तरफ विरासत बचाओ के नारे। जी हां, एक तरफ सरकार इसे विश्व स्तरीय मोक्ष द्वार बनाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष और अहिल्याबाई ट्रस्ट इसे सनातन विरासत का विध्वंस बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में काशी की प्राचीनता को आधुनिकता की भेंट चढ़ाया जा रहा है या फिर ये सब एआई जनरेटेड अफवाहों का खेल है। आइए जानते हैं विस्तार से मणिकर्णिका विवाद की पूरी कहानी को। दरअसल विवाद की शुरुआत 13 जनवरी को हुई, जब सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। इन तस्वीरों में मलबे के बीच प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। आरोप लगाया गया कि विकास के नाम पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाए गए प्राचीन चबूतरे और विग्रह को बेरहमी से ढाया गया है। 14 जनवरी को स्थानीय पाल समाज और पुरोहितों ने घाट पर प्रदर्शन कर इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। आपको बता दें, इस घाट का जीर्णोद्धार 1771 में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मणि पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। वहीं इस मुद्दे ने देखते ही देखते राजनीतिक रंग ले लिया। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सनातन पर चोट करार दिया। प्रियंका गांधी ने इसे घोर पाप बताते हुए कहा कि निजी हितों के लिए धरोहर को मिटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर टूटी मूर्तियों के वीडियो वायरल हुई, जिसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने महमूद गजनवी का शासन तक कह डाला। जिसके बाद विवाद को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। उन्होंने प्रोजेक्ट साइट का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग काशी को बदनाम करने की सुपारी लिए हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको भ्रमित कर रही हैं और कुछ तो एआई से तैयार की गई हैं। काशी विश्वनाथ धाम को वक्त भी ऐसी ही साजिश हुई थी। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है
वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण, काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो मूर्तियां हटाई गई हैं उन्हें सुरक्षित पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है और निर्माण के बाद उन्हें फिर से ससम्मानित स्थापित किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 8 लोगों और सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। आपको बता दें, सरकार और रूपा फाउंडेशन मिलकर इस घाट को 18 से 35 करोड़ की लागत से पुनः विकसित कर रहे हैं। घाट के नए स्वरूप की बात कर रहे हैं। 3000 वर्ग मीटर में नया तीर्थ स्थल विकसित होगा। निचले स्तर पर 18 और ऊपर 19 शवदान प्लेटफॉर्म बनेंगे। 25 मीटर ऊंची चिमनियां लगेंगी ताकि राख घरों में ना जाए। मुंडन क्षेत्र, स्नान के लिए जलकुंड, लकड़ी भंडारण और प्रतीक्षालय के लिए अलग व्यवस्था होगी। पूरा निर्माण चुनार और जयपुर के गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है ताकि प्राचीन वैभव बना रहे। वहीं यह नया स्वरूप क्यों जरूरी है, यह भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल डोम राजा परिवार, जो कि अंतिम
संस्कार को अग्नि देते हैं। उनका कहना है कि सकरी गलियां और गंदगी के कारण अंतिम संस्कार में भारी दिक्कत होती है। वो इस प्रोजेक्ट के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि बरसात में घाट डूबने और जगह की कमी के कारण परिवारजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। माफ करिएगा। वहीं दूसरी तरफ इंदौर का होलेकर राज परिवार इसके विरोध में है। ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवंत होलकर ने साफ कहा है कि 1771 में अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट का निर्माण कराया था। ट्रस्ट का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस धरोहर के संरक्षण का अधिकार उनके पास है। बिना उनकी सहमति के ऐतिहासिक ढांचे में बदलाव करना उनकी भावनाओं और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने घाट पर क्षमा याचना पूजन कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं स्थानीय पंडे और पुरोहितों का कहना है कि विरासत को सजोने के लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं थी। कहते हैं काशी जैसे प्राचीन शहर में जहां हर कड़कड़ में शंकर माने जाते हैं, वहां विकास हमेशा विरासत के साथ टकराव पैदा करता है। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि वह जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करे, लेकिन बिना काशी की उस आत्मा को चोट पहुंचाए जिसके दर्शन के लिए दुनिया यहां आती है। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो मणिकर्णिका घाट का विवाद अब केवल निर्माण का मुद्दा नहीं बल्कि अस्मिता का संग्राम बन चुका है, जहां सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं वाला मॉडल घाट बनाना चाहती है। वहीं विपक्ष ने इसे काशी की आत्मा से छेड़छाड़ बताया है। जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन तब तक काशी की गलियों से लेकर लखनऊ की विधानसभा तक सियासी धुआं उठना तय है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। कल्पना कीजिए, एक पिता रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ा है। सामने पानी से लबालब भरा 70 फीट गहरा मौत का कुआं। उस कुएं के बीचों बीच कार की छत पर उसका जवान बेटा मौत से जंग लड़ रहा है। बेटा टार्च जलाकर संकेत दे रहा है, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पिता पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, साहब मेरे बेटे को निकाल लो, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। लेकिन सामने खाकी और पीली वर्दी पहने 80 रक्षक खड़े हैं जो पानी की लहरों को देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, बस पानी में नहीं उतर रहे हैं। और आखिर में पिता की चीखें और बेटे की उम्मीदों को पानी निगल गया। जी हां, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि नोएडा के सेक्टर 150 की वो हकीकत है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरअसल दिल्ली से सटे हाईटेक शहर नोएडा में जहां चमचमाती लाइटें और गगनचुंबी इमारतों के पीछे मौत का एक ऐसा गड्ढा खुदा था जिसे एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र मातम दे दिया। गुरुग्राम से घर लौट रहे 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को क्या पता था कि घर से महज 50 मीटर पहले उनका स्वागत यमराज करेंगे। एक पिता बेबस खड़ा रहा, टार्च जला रहा था, मौत को टालने की भीख मांग रहा था, लेकिन 80 कर्मियों की फौज और करोड़ों के संसाधनों वाला प्रशासन ठंडे पानी के डर से किनारे खड़ा तमाशा देखता रहा। नोएडा की एक कहानी नहीं बल्कि सिस्टम के निकम्मेपन का वो चेहरा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहीं उस रात क्या हुआ, आइए आपको इस घटना की एक एक मिनट की कहानी आपको बताते हैं। आपको बता दें, हादसा सेक्टर 150 के टी फ्लैट पर हुआ, जहां एक प्राइवेट बिल्डर ने मॉल के बेसमेंट के लिए करीब 50 से 70 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था। भारी कोहरे और बिना किसी बैरिकेड के ये रिलेक्टर के युवराज की कार नाले की दीवार तोड़ती हुई सीधे उस गहरे पानी के कुंड में जा समाई। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। टाटा यूप्रेका पार्क सोसाइटी में रहने वाले रिटायर्ड एसबीआई निर्देशक राजकुमार मेहता के फोन पर घंटी बजती है। दूसरी तरफ उनका इकलौता बेटा युवराज था जिसकी आवाज में मौत का खौफ था। उसने बस इतना कहा कि पापा मेरी कार नाले में गिर गई है, मुझे बचा लीजिए, मैं डूब जाऊंगा। ये सुनते ही राजकुमार मेहता पागलों की तरह घटना स्थल की ओर भागे। सेक्टर 150 के उस अंधेरे मोड़ पर जब वो पहुंचते हैं तो मंजर देख कलेजा मुंह पर आ जाता है। कोहरे की चादर के बीच युवराज अपनी ग्रेट विटारा कार की छत पर लेटा था ताकि कार का बैलेंस ना बिगड़े। अब अपने मोबाइल की टार्च जलाकर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। वहीं मौके पर डायल 112 पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। टीम में कुल 80 लोग मौजूद थे।
1.5 घंटे तक युवराज कार की छत पर मौत से लड़ता रहा, लेकिन अधिकारियों ने पानी में उतरने से मना कर दिया। तर्क दिया गया कि पानी बहुत ठंडा है, अंदर सरिया हो सकती है, रिस्क ज्यादा है। वहीं एक बेबस पिता हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वर्दी अपने रक्षकों से अपने किनारे से टार्च मारना बेहतर समझा। जब स्थानीय संसाधनों ने घुटने टेक दिए तो गाजियाबाद से एनडीआरएफ को बुलाया गया। 2.5 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने स्टीमर और सर्च लाइट की मदद से युवराज को बाहर निकाला। 30 फीट गहरे ठंडे पानी में 3.5 घंटे की जंग लड़ने के बाद युवराज का शरीर जवाब दे चुका था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवराज की मौत के बाद प्रशासन की नींद ऐसी खुली कि रातों रात उस खूनी गड्ढे को मलबे और कूड़े से पाट दिया गया। कार्रवाई का दिखावा करते हुए ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। जिम्मेदार अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और नोएडा सीईओ ने लोटस बिल्डर्स और अन्य निर्माण की जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल यह है कि जब स्थानीय लोग महीनों से रिफ्लेक्टर और वेरिगेटिंग की मांग कर रहे थे, तब ये इंजीनियर और अधिकारी कहां सो रहे थे? क्या किसी की सेवा समाप्त करना एक पिता को उसका बेटा वापस लौटा सकता है? क्या उस पिता के बुढ़ापे की लाठी लौटाई जा सकती है? आपको बता दें, युवराज मेहता कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। मां का साथ पहले ही छूट चुका था। बड़ी बहन 7 समंदर पार यूके में थी। घर में सिर्फ पिता और बेटा थी। युवराज अपने पिता का इकलौता सहारा था, लेकिन नोएडा की सड़कों पर खिले भ्रष्टाचार और लापरवाही के कांटों ने उसके सहारे को हमेशा के लिए छीन लिया। युवराज की वो आखिरी चीखें, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, आज भी नोएडा की हवा में तैर रही हैं। ये हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है। 80 वर्दीधारियों के सामने एक युवक का डूब जाना भारत के आपदा प्रबंधन के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। वहीं हादसे के बाद प्रशासन ने गड्ढे को कूड़े और मलबे से भर दिया, लेकिन काश इतनी फुर्ती उस रात दिखाई गई होती तो युवराज आज अपने पिता के पास होता। अब नोएडा प्राधिकरण चाहे जितने गड्ढे भर ले, लेकिन राजकुमार मेहता के दिल में जो खालीपन आया है उसे कोई नहीं भर पाएगा। युवराज तो चला गया, लेकिन उसकी मौत ने बता दिया कि हाईटेक नोएडा के पास ऊंची इमारतें तो हैं, पर गिरते हुए इंसान को थामने वाला हाथ नहीं। ऐसे में जब तक जिम्मेदार बिल्डरों और लापरवाह अफसरों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक नोएडा की सड़कों पर हर मोड़ पर एक डेथ ट्रैप आपका इंतजार कर रहा होगा। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश की सियासत में इन दिनों महाराष्ट्र की काफी चर्चा हो रही है। जी हां, नगर निगम चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन्होंने न केवल राज्य की सियासी भूगोल बदल दिया, बल्कि ठाकरे नाम के उस अवैध किले को भी ढा दिया है, जिसे कभी बाल ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचा था। 29 नगर निकाय के चुनाव में मायावती ने सुनामी जैसी जीत दर्ज की। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन माना जाता रहा, यानी देश की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठबंधन का कब्जा। आखिर कैसे एक मुख्यमंत्री ने विरासत की राजनीति को मात दी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण इलाके में महायुक्त का परचम लहराया है। आंकड़ों की बात करें तो कुल नगर निगम 29, महायुक्ति की जीत 25, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 1425, महायुक्ति का कुल वोट शेयर 42%, बीजेपी का वोट शेयर 28%। आपको बता दें, नतीजों का सबसे कड़वा सच ये है कि ठाकरे ब्रांड अब अपनी चमक खो चुका है। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए, लेकिन मराठी मानुष का इमोशनल कार्ड इस बार फेल रहा। उद्धव की शिवसेना महज 65 सीटों पर सिमट गई, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस केवल 8 सीटों तक सीमित रही। वहीं इसके पीछे का कारण यह है कि उद्धव का सेकुलर चेहरा और कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन पारंपरिक हिंदू मराठी वोटरों को रास नहीं आया। वहीं शिव सैनिकों ने बाल ठाकरे के हिंदुत्व को अब एकनाथ शिंदे में देखना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया कि राजनीति मातोश्री की
बालकोनी से नहीं बल्कि जमीन की धूल से चलती है। शिंदे ने खुद को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पेश किया। लाडली बहन योजना और मराठा आरक्षण को जिस तरह शिंदे ने संभाला, उसे ग्रामीण और शहरी दोनों वोटरों को प्रभावित किया। जहां नतीजा ये रहा कि शिंदे गुट ने 397 सीटें जीती। उन्होंने न केवल ठाणे में अपना वर्चस्व बनाए रखा, बल्कि कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर में भी बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर चले। इतना ही नहीं, इस जीत का एक बड़ा शेयर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी जाता है। बीजेपी ने जानबूझकर पीएम मोदी और अमित शाह को प्रचार से दूर रखा ताकि विपक्ष को बाहरी बनाम मराठी का मुद्दा बनाने का मौका ना मिले। फडणवीस ने अकेले दम पर पूरी मशीनरी संभाली। बीजेपी ने नागपुर, पुणे, नासिक और नवी मुंबई जैसे 7 निगमों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जहां एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका पर 25 साल पुराने शिवसेना के वर्चस्व का अंत हो गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट बहुमत से सिर्फ 4 सीट ज्यादा हैं, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक हार है। अब यहां मेयर पद को लेकर शिंदे और बीजेपी के बीच पावर शेयरिंग का नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें तो AIMIM ने अपनी सीटें 81 से बढ़ाकर 126 कर ली। इससे मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस और उद्धव गुट के वोटों में सेंध लगाई, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहीं NCP की बात करें तो शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने के बावजूद पुणे और पिपरी चिचवड़ जैसे गढ़ों में उन्हें करारी शिकस्त मिली। शरद पवार की पार्टी में 36 सीटों पर सिमट गई। देखा जाए तो चुनाव के परिणाम बताते हैं कि यहां सिर्फ विकास का ब्रांड चलता है। जब चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे पूछा गया कि उन्होंने ठाकरे ब्रांड को कैसे हराया, तो उनका जवाब बेहद नपातुला और भविष्य की राजनीति का संकेत देखने वाला था। उन्होंने कहा कि ये किसी ब्रांड की हार नहीं, बल्कि विकास के ब्रांड की जीत है। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र की जनता अब सिर्फ भावनात्मक नारों पे नहीं, बल्कि विकास पर वोट दे रही है। अगर विपक्ष ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो आने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में अब एक नया युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां हिंदुत्व और विकास का ही मेल सत्ता की चाबी है। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। बिहार में सुशासन के दावे के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कानून व्यवस्था के इकबाल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो अस्पताल का है, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक जी न केवल सिगरेट के कस लगा रहे हैं, बल्कि बाकायदा फिल्मी अंदाज में रीलबाजी भी करते दिख रहे हैं। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष पूछ रहा है, क्या नीतीश कुमार का सुशासन अब बाहुबलियों के धुएं उड़ा रहा है? दरअसल 18 सेकंड का ये वीडियो पटना के प्रतिष्ठित अस्पताल IGIMS का है। इस वीडियो में मोकामा ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह एक हाथ में सिगरेट पकड़े और दूसरे से धुआं छोड़ते हुए अस्पताल के गलियारे में चलते नजर आए। विधायक जी के ठीक पीछे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का बोर्ड दिख रहा है। बता दें, अनंत सिंह पुलिस की हिरासत में रूटीन चेकअप के लिए यहां लाए गए थे, लेकिन वीडियो देखकर लग रहा है जैसे वे किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हों। वहीं इस वीडियो के सामने आते ही राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और NDA सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सवाल उठाया कि जब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, तो विधायक पुलिस कस्टडी में हैं, तो उन्हें ऐसी छूट कैसे मिली? अनंत सिंह ने फिलहाल वेरू जेल में बंद हैं। उन पर राजद नेता दुलारचंद महतो की हत्या का गंभीर आरोप है। 30 अक्टूबर को मोकामा टाल इलाके में दुलारचंद महतो की शरेआम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पटना के SSP ने 1 नवंबर की देर रात खुद अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था। जाहिर है, सार्वजनिक अस्पताल में एक कैदी विधायक का इस तरह बेखौफ सिगरेट पीना और रील बनाना न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सारे सवाल उठाता है और कालिक पोतता है।
अब देखना यह है कि क्या इस वीडियो के बाद जेल प्रशासन और पुलिस उन सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई करती है जिनकी नाक के नीचे ये रीलबाजी हुई, या फिर यह मामला भी सिगरेट के धुएं की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा। खबरें अब तक में आज हमने देखा, कहीं विकास की जिद विरासत से टकरा रही है तो कहीं सिस्टम की लापरवाही मासूम जिंदगियों को निगल रही है। चाहे वो काशी की मनकर्णिका घाट की पर छिड़ा अश्मिता का संग्राम हो या नोएडा की सड़कों पर खड़ा वो मौत का गड्ढा, हर खबर इशारा कर रही है कि जनता अब जवाब मांग रही है। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को आप तक पहुंचाना है। फिलहाल आज के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सटीक खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।